जी, तो आज हम लोग चलते हैं न्यू टॉपिक, हार्डी-वेनबर्ग का प्रिंसिपल, हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत के विकास के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। तो हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत के लिए आपको एकदम सिंपल बातें को समझना पहले पड़ेगा। तो ये मेंडेलियन आबादियाँ हैं। ये मेंडेलियन आबादियाँ वो है जो मेंडल के नियम में हम लोग पढ़े हैं। मेंडल नियम के अंतर्गत आने वाले जो आबादियाँ हैं, मतलब मेंडल ने जो नियम दिया था उसका जो पालन करता है वो आबादी मेंडेलियन आबादियाँ कहलाएगी। मतलब मेंडल के अंतर्गत जो हम लोग जितने भी क्रिया पढ़े हैं, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, इस सब में मेंडल के नियम लागू होते हैं ना। तो उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जनन है, संततियाँ हैं, आबादियाँ हैं, ये मेंडेलियन आबादी कहलाती है जो मेंडल के नियम का पालन करे, है ना। तो हार्डी-वेनबर्ग के अनुसार मेंडेलियन आबादियों में विभिन्न जीनों के मेंडेलियन आबादी ना, उस मेंडेलियन आबादियों में विभिन्न जो जीव हैं उस जीव के जो जीन प्रारूप हैं। देखिए, हम लोग अधिकतर ना किसी भी पौधे को हम लोग बौने और लंबे से प्रदर्शित करते थे। बौने और किससे प्रदर्शित करते थे? लंबे से। तो बौने के लिए मैं जीन देता था हमेशा कैपिटल टी, बौने के लिए नहीं जी, लंबे के लिए कैपिटल टी देता था, और बौने के लिए मैं देता था स्मॉल टी, है ना। तो ये जो देता था ये क्या था? ये उसका जीन प्रारूप था, ये लक्षण प्रारूप है। जो बौना और लंबा बोल रहा हूँ ना, वो लक्षण प्रारूप है, और ये जो अंदर में वो जीन प्रारूप है, ठीक है। हालांकि ये संकेत है, लेकिन जब इसको हम लोग एक्चुअली में समझेंगे तो ये इसका जीन है, जीनोटाइप है। जो बाहर से दिखता है वो फिनोटाइप है, जो आंतरिक जीन होती है वो जीनोटाइप है, जीन प्रारूप है, ठीक है। तो हार्डी-वेनबर्ग के अनुसार मेंडेलियन आबादियों में विभिन्न जीनों के जीन प्रारूपों की आपेक्षिक आवृत्तियां हैं। जितनी आवृत्ति होती है, ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी बनी रहती है, ऐसा बोला जा रहा है हार्डी-वेनबर्ग के अनुसार। मतलब जैसे कि पहला पीढ़ी में जितनी जीन प्रारूप था तो उस संताने में जो भी उतना ही जीन प्रारूप पाया जाएगा। ये आपका क्लियरिटी बता रहा है ये हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत, है ना, कि जितना क्या था, जनक में जितना जीन प्रारूप था, अपेक्षिक आवृत्तियाँ जितनी भी आवृत्तियाँ थी, है ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी बनी ही रहती है। मतलब जो संतान उसमें बनी ही रहती है। बोलते हैं कब तक बनी रहती है? यदि इसमें कोई अनुवांशिक परिवर्तन ना हो। मतलब जो पिता है वहाँ से जो गुण आ रहा है बच्चे में, उस समय कोई अनुवांशिक परिवर्तन ना हो, तभी अपेक्षिक आवृत्तियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी बनी रहेगी। अगर अनुवांशिक परिवर्तन हो गया तो नहीं बनी रहेगी। लेकिन कब तक बनी रहेगी? जब कोई अनुवांशिक परिवर्तन ना हो, ठीक है। दूसरा, कोई जीन उत्परिवर्तन ना हो। मतलब जीन परिवर्तन हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो जीनों के जीन प्रारूप की अपेक्षिक आवृत्तियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है, स्थायी बनी रहती है, यदि इसमें कोई अनुवांशिक परिवर्तन ना हो, कोई जीन उत्परिवर्तन ना हो। जीन उत्परिवर्तन हम लोग पढ़ते हैं, जीन म्यूटेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसी उत्परिवर्तन अगर ना हो तो स्थायी बनी रहेगी। तीसरा, स्वतंत्र लैंगिक जनन होता रहे, क्योंकि लैंगिक जनन के फलस्वरूप ही जो जनक की तरह ही संतानें प्राप्त होती है, सेम, ठीक है। मतलब लगभग ये है, सेम तो नहीं हो सकती, लेकिन मनुष्य का मनुष्य, सीधी बात, कि उसकी थोड़ा बहुत गुण है वो मिलता ही रहता है, ठीक है। तो स्वतंत्र लैंगिक जनन होता रहे तभी स्थायी बनी रहेगी, ठीक है। प्राकृतिक वरण ना हो। प्राकृतिक चयन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया प्रकृति द्वारा किसी भी जीव को उसके अनुकूलता के आधार पर या तो उसको मृत्यु दे दी जाती है या तो उसको जीवित रखा जाता है, वो प्राकृतिक चयन कहलाता है, ठीक है। तो यही हार्डी-वेनबर्ग के अनुसार मेंडेलियन आबादियों में विभिन्न जीनों के जीन प्रारूपों की आपेक्षिक आवृत्तियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी बनी रहती है। कब बनी रहती है? यदि इसमें कोई अनुवांशिक परिवर्तन ना हो, कोई जीन उत्परिवर्तन ना हो, स्वतंत्र लैंगिक जनन होता ही रहे, प्राकृतिक वरण ना हो, ठीक है। अब इसको किस तरह से समझाया जाएगा उसको देखिए, है ना। ये यहाँ जो मैं चित्र बना रहा हूँ वो स्पर्म का है ना। ये माना जाए, एक्चुअली में कहा जाए ये गैमिट्स हैं, है ना। जो पॉपुलेशन मतलब समझ रहे हो ना, जो आबादियाँ हैं उसकी आवृत्ति निकालेंगे और गैमिट्स की आवृत्ति निकालेंगे। दोनों की आवृत्ति निकालेंगे ना, दोनों की आवृत्ति क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। मतलब जो जनक है उसके गैमेट्स की आवृत्ति, जो आबादियाँ हैं उसकी आवृत्ति, ये दोनों की मिलनी चाहिए,
ठीक है, या जो आबादी पहले से है उसकी आवृत्ति और जो गैमेट्स बनने वाला है उसकी आवृत्ति, दोनों की आवृत्ति मिला दो, दोनों की आवृत्ति बराबर है तो स्थायी है। समझ रहे हो ना, मतलब पहले गैमेट्स बनती है, गैमेट्स के बाद संतानें बनती है। अगर गैमेट्स की आवृत्ति संतान की आवृत्ति से मिल रही है मतलब स्थायी बनी है, तो पहले गैमेट्स की आवृत्ति निकालते हैं। तो पहला स्पर्म है, ये मेल गैमेट्स हैं और ये एग है ना, अंडाणु, ये मेल फीमेल गैमेट्स है। माज इसकी हम लोग इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं माज है ना, तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं पी से। इसकी जो आवृत्ति मार जाए है ना, पी से करते हैं और आवृत्ति पी है तो उसको मार जाए, उसका आवृत्ति कितना है 0.6 इसकी आवृत्ति है। जो स्पर्म है इसकी कैपिटल बी है, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं हम लोग हाँ। और उसके दूसरे जीन को, ये कैपिटल बी स्मॉल बी एक साथ है ना दोनों, ऐसा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसा रहेगा। ठीक है, तो अभी कैपिटल बी और स्मॉल बी देखें तो इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं इसकी आवृत्ति को क्यू से, तो 0.4 इसको हम लोग माना, इसको हम लोग मार रहे हैं ना। ठीक है यार, जो पी क्यू को माने हम लोग। ठीक है, स्पर्म के जो जीन है जीन की आवृत्ति पी, जीन कैपिटल बी स्मॉल बी है ना, तो कैपिटल बी अर्थात पी, कैपिटल बी की आवृत्ति कौन है पी, जिसकी आवृत्ति का मान कितना है 0.6। और एक दूसरा जीन है क्यू, ठीक है, और सॉरी दूसरा जीन है बी जिसकी आवृत्ति कौन है क्यू है। ठीक है, उसकी आवृत्ति कितना है 0.4 है, इस पर हो गया। ठीक है, इधर देखें तो इधर में क्या है कि ये एक मतलब कैपिटल बी, इसको मैं डबल घेरा इसलिए लगाया हूँ क्योंकि इसमें इस तरफ भी हम लोग बी मान चुके हैं, तो एक सिंगल घेरा में इसलिए डबल घेरा लगा दिया हूँ। ठीक है, तो ये एग है हाँ, तो कैपिटल बी इसको पी से प्रदर्शित करेंगे 0.6, स्मॉल बी क्यू से प्रदर्शित करेंगे। ये आवृत्ति इसकी ना, इसकी आवृत्ति है, ये इसकी आवृत्ति है। आवृत्ति की परिभाषा मत पूछना भैया, 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, अभी कॉलेज में आ गए हैं, किसी भी जगह आ जाएँ। ठीक है, तो आवृत्ति की परिभाषा क्लियर होना चाहिए। तो ये इनकी आवृत्ति है, ये इनकी आवृत्ति है, तो इनकी आवृत्ति 0.6, इनकी आवृत्ति 0.4। ठीक है, ये स्पर्म का है, ये स्पर्म का है। ठीक है, मेल स्पर्म, ये सॉरी ये स्पर्म का नहीं जी, ये स्पर्म का है और ये एज का है, एक का है। ठीक है, अंडाणु का है। अब देखते हैं, मान लो जो इसमें क्रॉसिंग करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। ये क्रॉसिंग है, आपको क्रॉसिंग देखना है तो मेंडल के नियम में जाइए, ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है, इसको जगह क्रॉसिंग कराएंगे तो है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग है ना, तो मान लो जाए हमारे पास कैपिटल बी और कैपिटल बी है हमारे पास, मान लो जाए है ना, तो एक कैपिटल बी का मतलब क्या है पी, और दूसरे कैपिटल बी का मतलब भी क्या है पी, इसका पी, तो हमारे पास कितने पी हो गए, 2 पी हो गए, तो ये हो जाएगा पी के स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं है ना। तो कैपिटल बी तो ये हो जाएगा पी के स्क्वायर है ना। अब देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी कौन है पी है और स्मॉल बी कौन है क्यू है, तो पी क्यू है ना। फिर यही बार कैपिटल बी स्मॉल बी मतलब कौन है ये पी क्यू है, स्मॉल बी मतलब कौन है ये क्यू है, 2 क्यू है तो क्यू के स्क्वायर। ठीक है, तो पी के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एक पी का मान है 0.6, एक पी का मान है 0.6, 2 पी है ना, तो 6 कितना हो गया 36, तो ये हो जाएगा 0.36। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 0.36। ठीक है, इधर बीच वाले देखेंगे, समझ आ रहा है ना, बीच वाले में देखेंगे तो पी का मान कितना है, पी का मान है 0.6 है ना, और क्यू का मान कितना है 0.4। ठीक है, 0.6 इसका लेंगे तो 0.6 और क्यू के साथ जुड़ा हुआ है 0.4, तो 6 चौक कितना हो गया 24, तो हो जाएगा 0.24, तो हो जाएगा 0.24। इधर भी है देखेंगे बी भी है, पी और क्यू है, तो क्या हो जाएगा 0.24। ठीक है, इधर देखिए लास्ट में क्यू का स्क्वायर, क्यू का मान कितना है 4, और 4 क्यू का मान कितना है 4 है, और इधर क्यू का मान कितना है 4 है 0.4 जी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक कितना हो जाएगा 16, तो 0. कितना हो जाएगा 16, इधर आएगा 0.16। ये गणित को आप देख लीजिए
है ना, किससे क्या क्या गिना क्यों मैं, है ना, एक बार रिपीट करके और देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से एक क्रिया होगी, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसको मिलाते हैं कैसे आएगा उसको, है ना। चलिए, ये फिनोटाइप मतलब ये हम लोग किसके ऊपर कर रहे हैं, हम आ जाए कैट के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ब्लैक कैट और वाइट कैट। ठीक है, तो ये कैसा हुआ है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आप जानते हो। लंबा ये अशुद्ध लंबा, ये अशुद्ध बाउन, ऐसा प्रेस करते हैं ना, तो शुद्ध ब्लैक, अशुद्ध ब्लैक, शुद्ध वाइट, ऐसा। ठीक, ये तो ये एक जने नहीं है ना, पी बी 2 जने हैं। ठीक है, ओके, तो इसका कितना आया, बी का कितना आया 0.36। ठीक है, और बी इसका कितना आया था 0.24 आया था यहाँ पर 0.24 आया था ना। ठीक है, इसका कितना आया था, इसका भी आया था 0.24 नहीं बोलेंगे, 24 बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुल कितना हो जाएगा 0.48 हो जाएगा यहाँ पर, दोनों है 2 पी भी है ना यहाँ पर, और बी है यहाँ पर, तो बी और बी का लास्ट वाला कितना है 0.16 आया था। ठीक है, अगर हम लोग सब इसको अगर एक साथ गुना करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो अभी जोड़ेंगे नहीं। चलिए, तो ये प्राप्त हुआ हमको पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है, फ्रीक्वेंसी का प्राप्त हुआ ऐसे प्राप्त हुआ अपने को, प्राप्त हुआ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का पॉपुलेशन। अब गैमिट्स का फ्रीक्वेंसी देखते हैं। ठीक है, सॉरी, पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी, जी फ्रीक्वेंसी का पॉपुलेशन बोल दिया था मैं, पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसी तरह गैमिट्स का फ्रीक्वेंसी देखते हैं, आवृत्ति देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 0.36 था यहाँ पर, ये गैमिट्स का हम लोग निकाले थे। यहाँ पर सुने 6 का 36 आया था पी और क्यू। ठीक, यहाँ पर आया था 6 36। ये 24 कहाँ से आया था, 24 एक जगह से आया था। ठीक है, एक तरफ से आया था, इधर से आया था 0.24। ठीक है, मतलब 24 नहीं बोल सकते हैं, 24 बोलेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 6 और 4 कितना होगा 10, 0.36 3 6 और 0.24 को हम लोग अगर जोड़ते हैं। ठीक, ये मान लो जाए, ये 97 से मिल रही है ना अपने को, 36 मिल रही है, और एक तरफ से 24 मिल रही है, यहाँ से 24 मिल रही है, यहाँ से 36 मिल रही है, यहाँ से 24 मिल रही है। दोनों को माजा जोड़ते हैं, ये जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी का अगर जोड़ते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी का अगर जोड़ते हैं, 36 पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी से आया, और 0.24 है वो भी 24 है, वो कहाँ से आया, पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी से आया। अब दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, वो 6 4 10 का 0 हो जाएगा, और 0 यहाँ से 1 हो गया, और 3 2 5 और 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ये हो जाएगा 0.6, और 0.6 यहाँ पास है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आया ना फ्रीक्वेंसी। अब गैमिट्स की फ्रीक्वेंसी ऐसी थी ना, 6 थी ना। ठीक, अब देखो इधर से और कितना प्राप्त हुआ था 0.24 प्लस। ठीक है, यहाँ से हमको कितना प्राप्त होता है, एक 0.24 यहाँ हो गया ना, अब एक 0.24 यहाँ से आएगा। ठीक है, और बचा कौन है 0.16 है, 0.16 है, तो 6 4 10 का 0 हासिल है 1 2 1 3 और 1 कितना हो गया 4। ठीक है, 0.24 और 0.16 6 4 10 0 हासिल है 1 2 1 3 1 4, तो 0.4 आया यहाँ पास। ये तो 0.4 कहाँ था, 0.4 इसकी फ्रिक्वेंसी थी, तो दोनों का फ्रिक्वेंसी मिल गया ना। जब दोनों का फ्रिक्वेंसी मिल गया मतलब क्या हो गया कि दोनों की फ्रिक्वेंसी ठीक है, आबादी की फ्रिक्वेंसी भी ठीक है, और गैमेट्स की फ्रिक्वेंसी बराबर है। मतलब क्या हो गया कि दोनों का मास सेम है, मतलब क्या है कि हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत सही है। ठीक है, अब कुछ और मान लेते हैं, इधर देखिए, इसको थोड़ा सा मान के देखते हैं। माना किसी आबादी के जीन पूल में जीन युगल मान जाए ए और ए है, मान लेते हैं। ठीक है, जिनकी आवृत्ति क्रमशः पी और क्यू है, दर्शाया जाए तब यदि जीन ए की आवृत्ति, ये ए की आवृत्ति है, ये प्रभावी या अप्रभावी है। ए की आवृत्ति 0.6 तथा जीन ए की आवृत्ति स्मॉल ए की आवृत्ति क्यू बराबर 0.4 है, 0 कितना है 4 है, तो कुल जीन आवृत्ति कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू बराबर 1। अब देखते हैं ये किसकी आवृत्ति है, ये आवृत्ति है गैमेट्स की। ठीक है, 0.6 0.4 जोड़ेंगे कितना आएगा
6 4 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर लगेगा तो कितना आया 1 आया ना। ठीक, ये हो गया। अब इसकी आवृत्ति देखते हैं, जनसंख्या की आवृत्ति देखते हैं। p + q पूरे के स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है ना। तो इसको हम लोग अगर a + b के स्क्वायर करते हैं ना जी, a + b के स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है a के स्क्वायर प्लस 2ab + b के स्क्वायर से आता है ना। तो इसी तरह से p के स्क्वायर 2pq + q के स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा आया। इसका मतलब भी एक ही आया, इसका भी एक ही आया। ठीक है, अभी मान नहीं रखे हैं, मान रखेंगे। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या होता है, यदि मानव आवृत्ति में m n तथा a में रुधिर वर्ग की आवृत्ति क्रमशः, एक को m रुधिर वर्ग मान लेते हैं, एक को n रुधिर वर्ग, एक है m n। जैसे कि रुधिर वर्ग a होती नहीं, रुधिर वर्ग b होती थी, रुधिर वर्ग a b होती थी। ठीक, ऐसी ही m n m n। ठीक, यदि मानव आबादी में m n तथा a में रुधिर वर्ग की आवृत्ति क्रमशः है, इसकी आवृत्ति बता रहे हैं। तो m की आवृत्ति 0.3636 ना, n की आवृत्ति 0.16 और mn की आवृत्ति 0.48 है। तो ऐसी स्थिति में p के स्क्वायर प्लस 2pq + q के स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं यहाँ पास। ठीक है, तो अगर इससे निकालेंगे तो p का मान कितना था 0.6 गुणित 0.6 क्योंकि q के स्क्वायर है, 2 लिख देते इधर है ना। p का मान 0.6, q का मान 0.4, q का मान 0.4, एक और q है, q के स्क्वायर है तो 0.4 बराबर 1। इसी सूत्र हम लग रहा है ना, एक आना चाहिए। 6 कितना हो गया 36 प्लस 6 चौक 24, 24 दूने 48, 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब क्या करते हैं, 36 48 और 16 को जोड़ दीजिए, 0.36 48 16, 6 दूने 12, 6 दिया 18, 19 20 का आ गया 0, हासिल है 2, 3 2 5, 5 4 9 10 का 0 हासिल है 1, ये 1 आ गया भैया अपने पास, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत समाप्त हुआ। रिपीट करके देखिए इसको।